नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक मोइत्रा दादा। आज हम बात करने वाले हैं साइऑप्स के बारे में। पहले ये साइऑप्स छुपे रहते थे, ये टेक्स्ट बुक्स के अंदर रहते थे, वहां से उनको निकाल कर एग्जीक्यूट किया जाता था। कुछ ऑथर्स डायरेक्शन देते थे, मतलब आइडियोलॉजिकल बेसिस देते थे। पर जैसे जैसे सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, ये साइऑप्स खुलकर आ गए हैं। और भारत के ऊपर किस तरीके से ये साइऑप्स चौतरफा किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इनका जननी कहाँ है, वेयर डिड द साइऑप्स बिगिन फ्रॉम, फिर वहां उसके बारे में बात करेंगे। बट एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो चीजें छुपी रहती थी वो अब निकल कर आ रही हैं, पर जिस माध्यम से निकल कर आ रही हैं वो भी साइऑप्स का ही हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल द सोशल मीडिया। तो दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ओवर टू यू। और सिजाम्बो। तो आज साइऑप्स के बारे में इसलिए बात करना आवश्यक है क्योंकि भारत के ऊपर हम लोग हमेशा कहते आए हैं, जो जनरल बिपिन रावत ने कहा था 2.5 फ्रंट, और अब लोग कह रहे हैं वो 0.5 नहीं, एक पूरा फ्रंट खुल चुका है। ये जो फ्रंट है इसका आधार पूरी तरह से, जिसको हम साइऑप्स कहते हैं या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसके ऊपर है। और इसका जो प्रतिफलन भारतवर्ष के ऊपर हो रहा है वो चौतरफा है। चौतरफा मतलब चार दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मीडिया, एकेडेमिया, सोशल मीडिया और अब तो जमीन पे भी, जिसके ऐसे आप संगठन देख रहे हो, सीजेपी वगैरह, इस टाइप के संगठन और कुछ एनजीओज हैं, ये सब भी उसको ऑन द ग्राउंड इस चीज को कर रहे हैं। पर क्या कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, इनकी मंशा क्या है और उद्देश्य क्या है, इस पे आज थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। लंबा पॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से सुने क्योंकि ये आप सब लोग या तो इसके शिकार हैं अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, या फिर आप परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी अफेक्टेड हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि ये चालू कहां से हुआ। तो इसका जो जन्म है वो कम्युनिज्म से होता है। लेट अस बी वेरी क्लियर। एक कम्युनिस्ट लीडर थे ट्रॉट्स्की, जो लोग कम्युनिस्ट इतिहास से वाकिफ हैं उनको पता होगा। तो लियोन ट्रॉट्स्की जो थे वो एक रशियन ज्यू थे और लेनिन के सबसे बड़े साथी माने जाते थे। स्टालिन उस वक्त उतना बड़ा नहीं था, पहले ट्रॉट्स्की उसका साथी बना। तो ट्रॉट्स्की का जो पूरा कार्यक्रम था वो था कि किस तरह से प्रोपेगेंडा को फैलाया जाए। प्रोपेगेंडा शब्द भी एक हद तक ये मार्क्सिस्ट लोगों ने ही फैलाया उसको, और उसका अर्थ ये होता है कि आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको। आजकल हम इन्फ्लुएंसर बात समझते सुनते हैं ना, तो ये इन्फ्लुएंसर शब्द भी वहीं से आया है एक तरह से। उस जमाने में प्रोपेगेंडा के सोर्सेज, तब रेडियो भी नहीं था उतने भारी मात्रा में, टेलीविजन तो दूर की बात है। तो उस समय पैम्फलेट्स होते थे, हैंडबिल्स, वो छाप के हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को। जारिस समय था, काफी एक सख्त प्रबल पुलिस था, तो जो लोग पकड़े जाते थे वे सिंपली शॉट, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। इसके बावजूद उनका प्रचार इतना सक्षम था कि 1905 में एक सेमी रेवोल्यूशन होता है और फिर 1917 में जर्मनी, और यद्यपि जर्मनी का युद्ध चल रहा था वेस्टर्न एलाइज के साथ, लेकिन वहां से कुछ बैंकिंग क्लैंस और जर्मन जो तंत्र था उन्होंने सबने मिलके लेनिन को युद्ध के चलते उसके दौरान रशिया भेजा और फिर वहां पे ये रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन इमीडिएटली सक्सेसफुल नहीं था, 4 साल वहां पे गृह युद्ध चला और उस समय पे लोग पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ प्रबुद्ध नहीं थे। तो उनको टर्न करने के लिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ट्रॉट्स्की ने अपना वही प्रोपेगेंडा वाला कैंपेन चलाया, और वो है जनक उस चीज का जो उसके बाद रशिया में पहले चेका, फिर एनकेवीडी, फिर केजीबी और आज के दौर में एफएसबी और जीआरयू, वही सब चीजों को सीख के उसको परफेक्ट करके उन्होंने ये लोगों को कैसे अपने विपक्षी या अपने राइवल देशों में या शत्रु देशों में कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, इसके सारे एक संगठित एक तरीका उन्होंने उसका निर्माण किया है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में ना जाके एक शब्द आप लोगों को बोलूंगा, उससे काफी चीजें साफ हो जाएंगी, और वो शब्द है रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि देखिए, जैसे मैं अभी अगर आपको ऐसे एक तेज एक ऐसे टच करूं तो आप एकदम से ऐसे करोगे, राइट? ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन केवल फिजिकल नहीं होता है, मेंटल भी होता है।
आप कुछ भी चीज सुनते हैं तो एक रिफ्लेक्सिव उसका एक आपके ऊपर विपरीत भाव या एक अच्छा भाव उसका पड़ता है, आपके मन में वैसे भाव उठते हैं। तो अगर आपके ऊपर विपरीत भाव पड़े किसी चीज का, तो जिस चीज के प्रति विपरीत किया जा रहा है आप उससे हट जाते हो, और अगर आपके मन में उसके प्रति एक आकर्षक भाव आए तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हो। तो ये है बेसिक थ्योरी रिफ्लेक्सिव कंट्रोल का। तो ये लोग जो है अपना सारा जो प्रोपेगेंडा है, जो सारा इनका ये साइऑप बाद में बना, वो उसका एकमात्र उद्देश्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं, पूरे एक समूह को, मासेस को, लोगों को एक रिफ्लेक्सिव कंट्रोल के द्वारा चालित करें कि अगर हम बोले तो आप इधर भागोगे, हम बोले तो आप उधर भागोगे। उस तरह उनको ट्रेन किया जाता है साइकोलॉजिकली। उसके कई सारे टैक्टिक्स और टेक्निक्स होते हैं जो टोटालिटी में, और ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये उनका काउंटर इंटेलिजेंस और जीआरयू जो उनका एक्सटर्नल वो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो लोग चलाते हैं। तो एक ये संघबद्ध पद्धति से इसका किया जाता है। सोशल मीडिया के आने से एक सुविधा ये और भी हो गई कि ये चीज काफी सस्ता हो गया। आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखवाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े प्रोफेसर को पकड़ के कुछ कहलवाने की या लिखवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही कर सकते हो। खुद ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर उसमें 300 बंदे भर दो और उनको हिदायत दे दो कि इन इन टॉपिक्स पे तू लिखेगा, इस पे तू लिखेगा और तू ये लिखेगा, और फिर उन चीजों को फैलाया जाता है। बॉट फार्म्स खड़े किए जाते हैं जिससे एक चीज को सडनली तुल दी जाती है, सडनली हवा मिलती है। तो जो टॉपिक आपके दिमाग में भी नहीं है, सडनली आप देखोगे कि 2 मिलियन लोग उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी उत्सुकता होती है कि भाई ये क्या चीज है, मैं भी जरा देखूं। तो इस तरह से उसको फैलाया जाता है। तो फैलाना आजकल बहुत आसान हो गया है, लेकिन उसका उद्देश्य है रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। पूरे ढांचे को आप मतलब पूरे जन समूह को एक दिशा में या दूसरे दिशा में आप उसको खींच सकते हो, कंट्रोल आपके पास रहता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिस। अब हम आते हैं कि ये जो चीज है, एक चीज और मैं बता देता हूं। दुनिया में जो नए देश आजाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनके यहाँ भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस तैयार हुई और उनका प्रशिक्षण किसी ना किसी वेस्टर्न देश से उसको वो मिला प्रशिक्षण। तो देख लीजिए, जैसे भारतवर्ष में RNAW है हमारा एक्सटर्नल एजेंसी, उसका प्रशिक्षण मोसाद ने किया। तो हम मोसाद की पद्धति पे चलते हैं। हमारे कार्य करने की शैली, जिसको ट्रेड क्राफ्ट कहा जाता है, वो भी मोसाद जैसा ही है। हाँ, उसके बाद हमने अपने प्रवर्तन किए हैं, कई उद्भावन किए हैं, इनोवेशंस किए हैं, तो अब वो अपना एक कैरेक्टर उसका है। लेकिन जो बेस क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी होती है, वो वाली है। अगर हम लेते हैं पाकिस्तानी ISI, वो CIA द्वारा निर्मित है पूरी तरह से। MI6, ब्रिटिश MI6 और CIA, उन्होंने उसका प्रशिक्षण किया, उसको उनको ट्रेनिंग मिला, तो वो उस पद्धति से वो लोग चलते हैं, चलाते हैं। चाइनीज MSS जो है, मिलिट्री सीक्रेट सर्विस, पहले चाइना में कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं था। एक उनका जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसका एक जैसे नॉर्मली होता है मिलिट्री इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, वो था। लेकिन उसमें से फिर उन्होंने देखा कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम युद्ध तो कर नहीं रहे हैं। अब हम युद्ध करने की स्थिति से निकल के आए, अब हम इंडस्ट्रियल पावर बन रहे हैं, तभी हमें इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज करना पड़ेगा। और चाइना के प्रति जो विपरूप मनोभाव है, उसको बदलना पड़ेगा। या फिर हमारे जो राइवल देश हैं, जिनको हम राइवल समझते हैं, वहां पे जनता को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने MSS का संगठन किया, और MSS का जो कार्य है, उसके केवल 2 ही उद्देश्य। एक है विदेश में जो चाइनीज डायस्पोरा, जो चाइनीज नेशनल्स रहते हैं, उन पे कंट्रोल रखना, उन पे निगाह रखना। और दूसरा है कि हम कैसे दूसरे देश से उनके सीक्रेट्स चुराएं, इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, वहां पे जनता को, और ये पिछले 30 साल से ज्यादा जोर पकड़ा है, वहां पे जनता को कैसे इन्फ्लुएंस करके हम जो डिसीजंस चाहते हैं उस तरफ उनको पुश किया जाए, ताकि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वही डिसीजन लें। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ऑफ कोर्स वो एक हायर ऑर्डर उससे वो करते हैं कि हनी ट्रैप कर लिया, या पैसे देके वो कर लिया, या कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तरह तरह की चीजें हैं जिससे वो उनको कॉम्प्रोमाइज करके अपने पक्ष में बिल्स पास करवाते हैं या कार्य कराते हैं। लेकिन जो मेन उनका कार्य है, जो क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं कि 100 कार्य उनको करने पड़ते हैं, उसमें से 70 कार्य चाइना में इस दिशा में डायरेक्टेड है। रिफ्लेक्सिव कंट्रोल ऑफ फॉरेन नेशनल्स, ऑफ फॉरेन डेमोग्राफी, पूरे देश को एक तरह से चालित करना, ये उनका उद्देश्य है।
अब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सक्षम होते हैं, लेकिन ये अवश्य है कि जिसका ऐसा उद्देश्य है और इतनी भारी मात्रा में वो उस पे निवेश कर रहा है, उसके लिए संगठन बना रहा है, लोगों को रिक्रूट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी भी बहुत भारी भरकम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अब आते हैं कि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या किया। देखिए, इसमें दो चीजें और मैं आपको बता दूं, और बाय द वे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये हम लोग जियोपॉलिटिक्स में जब अध्ययन करते हैं तो इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस को भी स्टडी किया जाता है, बिकॉज ये अस्त्र होते हैं देश के लिए। उसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि ये टैक्टिक्स और टेक्निक्स क्या यूज करते हैं। तो काफी कुछ ओपन सोर्स में पता है, काफी कुछ लोगों से सुन के निकाला है, जैसे ये रिफ्लेक्सिव कंट्रोल वाली बात, ये आपको कोई साधारण सांघातिक बताएगा नहीं, अनलेस वो जाके उस पर रिसर्च करे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ही मैं आपको दो चीजें और बताता हूं कि इनका जो कार्य है उसका प्रमुख उद्देश्य, जब आप रिफ्लेक्सिव कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हो एक जनमानस के ऊपर, वो है अविश्वास। हर चीज पे अविश्वास क्रिएट करना, यानी आप सरकारी कुछ भी चीज हो उसको विश्वास ना करें। पाकिस्तान पे अटैक करके हमने उनके बेसेस नष्ट कर दिए, आप उस पर सवाल करो। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो ये अविश्वास करने की जो मानसिकता है, वो ये नहीं बोलते कि आप ये करो, वो पहले मानसिकता को तैयार करते हैं कि हर चीज को अविश्वास करो, क्रेडिबिलिटी मत दो। और क्रेडिबिलिटी को नष्ट करने के तरीके हैं, क्योंकि कोई भी सरकार 100% सक्षम तो होती नहीं है, वो गलतियां करती है। तो आप गलतियों को ज्यादा उसको उछालो और जो उनके अचीवमेंट्स हैं उसको नीचे लाओ, तो जनता के मन में एक अविश्वास की स्थिति बन जाए। तो एक होता है सरकार के प्रति अविश्वास, पर बात यहां तक नहीं रुकती। जनता भी तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तो लोगों के अंदर किसी भी एक चीज के प्रति अविश्वास कब होगा। अब देखिए कितने गूढ़ नीचे वो तह तक जाते हैं। मैं अविश्वासी व्यक्ति होऊंगा तो मैं अविश्वास ज्यादा करूंगा, बनस्बत इसके कि मैं अविश्वासी व्यक्ति नहीं हूं, मैं जनरली एक ट्रस्टिंग इंडिविजुअल हूं, तो मैं जनरली मेरी टेंडेंसी होगी मैं ट्रस्ट करूं। लेकिन मैं अगर खुद ही एक अनट्रस्टिंग पर्सन बन जाऊं, तो फिर सवाल करने की और हर चीज को डाउट करने की जो मानसिकता है वो मन के अंदर आ जाता है। तो एक तरह से ये एक मास साइकोसिस, एक पैरानोया की स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हो, और उसको करने के इनके पास एकदम टाइम टेस्टेड टैक्टिक्स हैं, जो आपको सीधा देखने से पता भी नहीं लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी व्याप्ति बहुत ज्यादा है। और इसमें आप लोग ये मत समझना कि आप, जैसे हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं ना, हम एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, लेफ्ट के लोग राइट के लोगों को, राइट के लोग लेफ्ट के लोगों को, लेकिन बीच में से भांजी चाइनीज मार के जा रहे हैं। वो ये है कि हम ये सब ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे लिपटार्ड या फिर भक्त या इत्यादि इत्यादि, आप लोग खुद जानते हैं। ये सारी चीजें आपको लगता है सडनली जनमानस में कैसे आ गया, खुद सोचिए। ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने इसका इन्वेंशन किया। हमें कई बार ऐसा प्रतीत भी कराया जाता है जिसने पहली बार लिखा होगा कि हाँ ये तो मैंने ही सोचा। क्या पता उसका एक चैट चल रहा हो किसी के साथ, जिसके साथ चल रहा है उसको देखा तो है नहीं आपने, वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, और वो बात करते करते एक वर्ड बहुत सटली इंसर्ट कर दिया उसके दिमाग में, उसको बोला कि ये आप बात बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप इसके बारे में लिखो। उसको भी लगे हाँ ये मेरा ही आइडिया है, फिर उसने लिखना चालू कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को। तो मैं आप लोगों को इसमें और डाउट फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं उल्टा बोल रहा हूं कि आप हर चीज को थोड़ा सा बिना इमोशन के देखें। कोई भी कुछ भी लिखे, आप उस पर रिएक्ट मत करो, ठीक है। फैक्ट चेकिंग, आज के डेट में फैक्ट चेकिंग चीज को ही हम लोग मिसट्रस्ट करने लगे हैं कि फैक्ट चेकिंग एक बहुत खराब चीज है, लेकिन हम खुद भी तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। जुबैर जैसा बंदा बैठा होगा फैक्ट चेकिंग के लिए। हाँ, तो ऐसा बंदा जो फैक्ट चेकिंग के नाम को ही बदनाम कर दे, तो हम लोग उसको उस एक्टिविटी को ही हम एक जॉन्डिस दृष्टि से देखेंगे। हाँ, लेकिन फैक्ट चेकिंग पर से तो एकदम वैलिड चीज है ना। कोई भी आपके पास कोई चीज सामान बेचने आता है, आप उसको चेक तो करते हो ना, आप तो ऐसे ही ले नहीं लेते हो। वैसे ही कोई भी आइडिया आपके पास आए, चाहे कोई दोस्त से आए या किसी जानकार से आए, आप उसको चेक करो। और वो चीज करना हम भूल गए। पहले क्या होता था, एटलीस्ट मेरे बचपन तक मुझे याद है, हम लोग कोई किताब पढ़ते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाते थे, क्योंकि एक बच्चे का दिमाग काफी इन्फ्लुएंस प्रोन होता है, इंप्रेशनेबल होता है। लेकिन मुझे याद है कि हम लोग डिस्कस भी करते थे, और कोई अगर ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट आए तो फिर लाइब्रेरी में जाके चेक करते थे कि ये बात सही थी कि नहीं थी, ठीक है।
चाहे हमारा भाग्य था, हमारे टीचर्स कुछ ऐसे थे, हमारे दूसरे छात्र मित्र ऐसे थे। आज के डेट में फैक्ट चेकिंग इंडिविजुअल करता है, वो लोगों से पूछ के नहीं करता। लेकिन मेरे हिसाब से एक काउंटर क्या कहते हैं क्षमता हमारे पास आ गई है कि आप अभी मल्टीपल सोर्स से फैक्ट चेक करवा भी सकते हो और खुद भी कर सकते हो। तो इसीलिए हर चीज को ऐसे सोच परख के देखना जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले 3 महीने में ही आप देख लीजिए, कहीं से एक हवा आई, एक आंधी चली और सडनली पता लगा कि 10 मिलियन लोग किसी एक नए ऑर्गेनाइजेशन संगठन के मेंबर्स बन गए हैं। ये 10 मिलियन लोग कौन है? अभी तो निकल के ये भी आ रहा है ना कि उसमें से आधे से ज्यादा तो कहीं किसी पाकिस्तानी बॉट फार्म, गायना के किसी बॉट फार्म, अजीब अजीब जगह के बॉट फार्म, शायद वो गायना के भी नहीं है, वहां पे सर्वर होगा, लोग पता नहीं कहीं और है या वो लोग है भी नहीं। जो हमने रिसर्च किया, ये जो हम साइऑप्स का रिसर्च कर रहे थे, वो ये पाया कि चाइना इज वेरी एडवांस्ड इन एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई का एक एप्लीकेशन वो ये कर रही है कि एजेंटिक एआई, उसका रिएक्शन टाइम मिली सेकेंड्स में है। तो जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो आप कुछ लिखोगे कि मैं उसको देख के पढ़ूंगा, समझूंगा, फिर टाइप करूंगा। टाइप करने में मुझे समय लगेगा ना, लेकिन एक बॉट को टाइप करने में मिली सेकेंड भी नहीं लगता है। एक बॉट साइमल्टेनियसली, उसको आप ट्रेन कर सकते हो, साइमल्टेनियसली वो सैकड़ों बंदों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये भी वो कर रहे हैं, तो वो किस लेवल तक ले गए हैं आप लोग खुद सोचिए। जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, ये टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं। आपके दिमाग में पहले आइडिया घुसाया जाता है और ऐसे घुसाया जाता है कि आपको लगे ये मेरा ही आइडिया है, फिर उसी का काउंटर पॉइंट आपके मित्र को घुसाया जाता है और उसको भी ऐसा लगता है कि उसी का आइडिया, फिर आप दोनों लड़ते हो और ऐसे देश में दरारें पैदा होती हैं, ऐसे फॉल्ट लाइन्स बनते हैं और जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है उसको और सशक्त किया जाता है। ये मत समझिए कि हमारे देश के बारे में इन लोगों को पता नहीं, बहुत अच्छी तरह पता, बहुत स्टडी किया इन्होंने। चाइनीज यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा विषय है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। उसके जो स्नातक होते हैं वो भारी मात्रा में ये इन साइऑप ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट किए जाते हैं। इनका जो कार्य करने का पद्धति है, ऐसा नहीं कि किसी बड़े से बंकर के अंदर खुफिया जगह में छुप के वो टुक 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 कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सुबह जा रहा है बंदा 9 बजे उठ के या बंदी, और फिर वो शाम को 6 बजे निकल के लोकल ट्रेन पकड़ के घर आ रहा है। वही उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखा है, वो घर आके कोई कहीं से खाना मंगा के खा रहा है। नॉर्मल जिंदगी है, कुछ पता नहीं लगेगा। कुछ लोग मतलब नॉर्मल ऑफिस में, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में इनकी चीजें चलती रहती हैं। तो ये एकदम खुले में है और उनके कुछ लोग तो इंडिया में ही बैठे हुए हैं, बिकॉज यू डोंट नो कौन क्या है, कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, हमारे देश में कई लोग हैं, जैसे मैं खुद हूं, मेरे फीचर्स नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है ना। तो चाइनीज लोग तो मुझे कहते हैं तू तो चाइनीज है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं चाइनीज नहीं हूं जो भी है। तो हमारे देश में भी लोग बैठे हुए हैं और वहां पे तो बैठे ही हैं, प्लस उनके पास एजेंटिक एआई बेस्ड बॉट्स हैं। उन सब का काम एक ही है कि दरारें पैदा करो, विश्वास को तोड़ो, लोगों के बीच में विश्वास को, लोगों को अविश्वासी बना दो, इनहेरेंटली उनका मानस ही अविश्वासी बना दो, ताकि एक देश जो है जब अविश्वासी बन जाता है, देश में 100 खामियां हो, लेकिन देश को अगर अपने ऊपर से विश्वास उठ जाए। आप लोगों ने नोटिस किया है पिछले 3-4 महीने से इस देश में एक निराशा की स्थिति पैदा करी जा रही है हर चीज के प्रति। अब हर चीज तो बकवास नहीं हो सकता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कंफ्यूजन, महाकंफ्यूजन, अविश्वास, दरारें, लोगों को भरोसा ना करना, सरकार को भरोसा ना करना। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार को भरोसा करे, सरकार को तो क्वेश्चन करना डेमोक्रेसी का पहला कर्तव्य है, वो ठीक है, लेकिन बात कहीं अति पे चली गई है, किसी और दिशा में चली गई है। लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार आए कुछ हो नहीं सकता। ये वो स्थिति है जब एक देश का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। आपके पास बढ़िया सामरिक हथियार हो, बढ़िया ट्रेंड सोल्जर्स हो, लेकिन अंदर अगर जनमानस है, जहां से वो सैनिक उठ के आते हैं, वो जनमानस ही अगर अपने आप को अक्षम, अपने आप को विफल, हतोद्यम, बिना कॉन्फिडेंस के महसूस करने लगे, तो फिर आप लोग खुद सोचिए आप कैसे सामना करोगे। अगर प्रोलॉन्ग्ड वॉर हुआ, जिसकी संभावना है, अगर चाइना के साथ वॉर हुआ, मुझे लगता है या तो स्कर्मिश होगा, उससे कुछ खास होगा नहीं, कुछ सैकड़ों लोग इधर उधर मर जाएंगे, फिर वो वापस स्टेटस एंटीको हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्रॉपर युद्ध हुआ तो वो सालों साल चलेगा, जैसे यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, या रशिया और यूरोप के बीच में चला तो भी अगर न्यूक्लियर ना हो तो सालों साल चलेगा। तो ऐसे युद्ध की स्थिति में अगर अंदर से आपको तोड़ दिया गया हो, आपका विश्वास ही तोड़ दिया गया हो, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। तो यही उनकी मंशा है
तो मैं एक चीज कह के इस चीज को मेरे कथन को समाप्त करता हूं, वो ये है कि हम लोगों को ये अब साफ है कि पीछे सीआईए है, सीआईए के सामने आईएसआई है, ये दो मिलके तश्किलात जो तुर्की का ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीन मिलके आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे जमात हो गया, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली की नहीं कह सकता हूँ करते हैं कि नहीं करते हैं, पर ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ लिंक्स हैं, ऐसा लगता है। उसके सामने वो एक शिखंडी, दूसरा शिखंडी, तीसरा शिखंडी, बड़े सारे लेयर्स हैं। तभी एक शिखंडी और आ गया सीजेपी। तो लग ही रहा है ना कि इनके तार कहीं पे जुड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि अमरीकियों का ही सिर्फ करा धरा है, क्योंकि जो जिस लेवल का कॉन्फिडेंस को तोड़ा जा रहा है, जिस लेवल में लोगों में ये भरा जा रहा है कि भारतवर्ष में कुछ हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, तो वो उसके पीछे मुझे चाइनीज ऑपरेटिंग सिग्नेचर नजर आ रहा है। मैं आप लोगों को What विश्वास से kind कह of रहा हूँ। signatures? What kind of वही signatures? जो वो मैंने तीन कॉन्सेप्ट बताया ना, एक जो उन्होंने अपने रूसी ट्रेनर से सीखा, रिफ्लेक्सिव कंट्रोल, ठीक है। दूसरा अविश्वास, मानस में अविश्वास घुसा देना, अविश्वासी मन बना देना लोगों का, ठीक है, Negativity, उनका हाँ। मनोबल तोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से चीजों को फैलाया जा रहा है, जिस टाइप के बॉट फार्मिंग जो है, इसमें दुनिया में सबसे अग्रणी तो चाइनीज है, उससे आगे कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं ये बोट्सवाना रोडेशिया का बॉट फार्म है, बट रियलिटी है कि ये चाइनीज बॉट फार्म्स हैं। वो सर्वर्स तो जंप करते रहते हैं ना, वो पता भी नहीं लगता है कि एक्चुअल फिजिकल लोकेशन सर्वर का कहाँ है, वो आपको दिखेगा कहीं पे। तो ये सारे सिग्नेचर्स जो है ना, वो इनके हैं। सीआईए की कार्य पद्धति शैली दूसरी है, जिसके बारे में हम लोगों ने म्यांमार पे एक बड़ा सा वो किया था, प्रोग्राम किया था, मैंने आपको बताया था, फ्रंटियर सर्विसेज ग्रुप, जिसका भी नाम चेंज करके एक नया नाम रख दिया गया है। और फिर वो कुकीज और जोर्स उनको उद्वेलित किया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और धीरे धीरे जो एक बड़े देश के फ्रिंजेस हैं वहां पे विद्रोह पैदा करते हैं। ये है सीआईए का क्लासिक सिग्नेचर टैक्टिक। मणिपुर में जो हो रहा है। सीआईए अपने जो क्या कहते हैं एनजीओ है, उसके थ्रू भी, स्पेशली क्रिश्चियन एनजीओ, उसके थ्रू भी काफी कुछ करवाती है। लेकिन वो सोशल मीडिया में ये जो चल रहा है ना, इसका भारत, ऑल्दो सोशल मीडिया इटसेल्फ केम फ्रॉम द यूएस और सारा डेटा उनके पास है, लेकिन इसमें महारत हासिल है चीनियों को। चीनी जनता को एक्सेस नहीं दिया जाता अमेरिकी सोशल मीडिया का, लेकिन इनके बॉट फार्म्स में वो एग्जैक्टली उसी के मेंबर्स हैं, उसी को यूज कर रहे हैं। दे यूजिंग अमेरिकन सोशल मीडिया टू अटैक इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिकन स्टाइल डेमोक्रेसीज। राइट। तो ये तो यहाँ पे, हाँ, प्लीज कंप्लीट देना। नहीं, आप पूछ रही थी, कुछ पूछ लीजिए। मैं पूछी थी कि इसको काउंटर कैसे करें, क्योंकि अगर आप देखो अभी कुछ एक डोमेन्स की नेगेटिविटी है, एक तो स्कूल ठीक करो नेगेटिविटी है, ठीक है, एक खाने को लेकर आजकल चल पड़ा है कि हर रेस्टोरेंट, हर जगह खाना गंदा मिल रहा है, बिकॉज जो इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव लैक्स एंड करोर्स ऑफ आई थिंक रेस्टोरेंट्स। इसको काउंटर करने का वही तरीका है जो ब्रिटेन में GCHQ ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, वो जो टैक्टिक्स यूज करती है उसी को यूज करना पड़ता है। व्हाट दे डू इज, वो लोग ना ये बॉट फार्म्स को मैप करते हैं, वो उनके जो आइडिया वेक्टर्स है उसको मैप करते हैं, फिर उसको काउंटर करने के लिए उनके पास भी बॉट फार्म्स, दे हैव क्रिएटेड इट, दे हैव इन्वेस्टेड इन इट। तो ये जो है, हम नॉट अ बॉट वर्सेस बॉट, इतना वो डायरेक्ट युद्ध जैसा नहीं है कि यहाँ से तीर छोड़ा, दूसरी तरफ से तीर छोड़ा, दो तीर टकरा के उड़ गए, वो वाला नहीं है। इट इज लाइक दिस, उन्होंने एक बनाया, ठीक है, एक कोई आइडिया सर्कुलेट कर दिया, लोगों को आमने सामने परस्पर विरोधी कर दिया। आप दूसरा आइडिया दो जो उस आइडिया का काउंटर नहीं है, एकदम ही ऐसा आइडिया कि ये आइडिया दब ही जाए। कभी कभी वो लगेगा आपको कि ये और भी भयानक चीज है, लेकिन वहां से आपका ध्यान जैसे हट गया, जो दूसरा आइडिया, ये सुनिए ध्यान से, जो दूसरा आइडिया है वो भी घातक है, शायद ब्रिटेन के लिए घातक है, लेकिन वो आइडिया क्या है, GCHQ के कंट्रोल में है, MSS के कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, कंट्रोल का। अगर आपके पास कंट्रोल है, तो अगर ये विघटनकारी आइडिया भी हो या रेबेलियस आइडिया भी हो, आप उस रेबेलियन को कंट्रोल कर रहे हो ना, क्योंकि बॉट्स तो आपके हैं, एजेंट्स भी आपके हैं, आप ही उसको चला रहे हो, उसको आप ही हवा दे रहे हो, जब जरूरत पड़ेगा धीरे 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 उसको आप समाप्त कर दोगे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। जैसे CIA ड्रग्स के साथ करती है, उनका
उन्होंने क्या देखा कि हम ये मार पीट के ड्रग्स को बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें, ड्रग के ट्रेड को ही कंट्रोल में ले लिया उन्होंने। DEA एंड CIA ने मिलके जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है दुनिया भर में, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, वो उनके कंट्रोल में है। वही उगा रहे हैं, वही कंट्रोल कर रहे हैं कि कितना ड्रग्स अमेरिका के अंदर आएगा, कितने लोग, मतलब यू कैन स्टॉप इट बट यू कैन रिड्यूस द नंबर। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये है उनकी स्ट्रैटेजी। तो GCHQ जो करती है वो भी ऐसे ही करती है। इट विल क्रिएट अनदर रेबेलियन। यहाँ पे एक ग्रीन रेबेलियन चल रहा है, तो वो एक इकोलॉजी रेबेलियन खड़ा कर देगा और भी बड़ा इशू कर देगा, ये सारे लोग इधर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होगा कि ये वाला रेबेलियन तो चीनी लोग करवा रहे थे, ये वाला रेबेलियन जो ब्रिटेन के अथॉरिटीज वही करवा रहे हैं अपने ही खिलाफ, फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके समाप्त कर देंगे, क्योंकि पूरा उनके कंट्रोल में। तो इसके जो टैक्टिक्स है वो बहुत, जिसको हम कहते हैं मैकियावेलियन, बहुत ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स हैं। लेकिन हमें भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये सरकार का काम है, ये हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका काम है। हम जो कर सकते हैं, आप और मैं, वो ये है कि जस्ट बी अवेयर। मैंने सारी बातें नहीं बताई, बिकॉज इसमें ट्रेड क्राफ्ट की बातें आ जाती है, बहुत सारी बातें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर उसमें घुसने का फायदा नहीं है। इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट, जिसका मैं उसमें कोई पारंगत नहीं हूं। मेरे हिसाब से उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे अवेयरनेस हो कि ये हो रहा है, देयरफॉर मैं उससे एनालिसिस कर सकूं। तो अच्छा, अगर ये होगा, दैट मीन्स हाउ विल इट इम्पैक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। फिर उससे क्या क्या प्रतिफलन हो सकता है, पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, ये सारी बातें, सिक्योरिटी मामले पे क्या असर पड़ेगा, क्रिमिनलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं उसको वैसे देखता हूं। जो एक्चुअल टैक्टिक्स हैं वो तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसी ज्यादा बेहतर जानते होंगे मुझसे, लेकिन मैं इसको इस तरह से स्टडी करता हूं। तो हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि बी अवेयर कि हर बात पे जब हम झगड़ते हैं ना, जरूरी नहीं है कि एक हिंदू और दूसरा हिंदू इस बात पे झगड़ रहा है कि मनुस्मृति अच्छा है या बुरा है, पर इशू कोई और चला रहा है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है। उसको इतना ही चाहिए कि गायत्री और श्रमिक लड़ पड़े। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो चीज है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। वो किसी भी चीज में हो सकता है, इकोनॉमिक्स के बात पे हो सकता है, वो ये यहाँ पे क्यों ये ब्रिज बन रहा है, नहीं बनना चाहिए, दूसरा दल कह रहे नहीं ब्रिज बनना चाहिए। हर चीज में जहां पे भी एक विच्छेद हो सकता है, जहां पे एक बवाल खड़ा हो सकता है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए आ कहां से रहा है। तो वाकई में क्या ये इशू है इतना बड़ा? हम लोग बात करना भूल जाते हैं दूसरे से, हम लड़ने को ज्यादा, क्योंकि लड़ना ज्यादा आसान है ना। किसी भी प्रॉब्लम में सोल्यूशन निकालना, बैठ के बात करना, सुझाव देना, दूसरे को समझना, ये ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए लड़ने की दिशा में ये लोग हमें ले जा सकते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि बिना लड़े सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको निकालें। सोल्यूशन अगर फोकस हो, जनमानस इतना ही कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैंने जो कहा, एक GCHQ टाइप का ऑर्गेनाइजेशन शायद इंडिया में भी करना पड़े, जो केवल सिर्फ चैटर को ना पकड़े, एनालिसिस ना करे, बल्कि ये जो साइबर साइऑप्स होते हैं उसके खिलाफ भी अपना एक यूनिट तैयार करें और उसको काउंटर करें। तो अभी हमारे पास GCHQ नहीं है एज ऑफ नाउ। उस स्टाइल का नहीं है, बट GCHQ के जो फंक्शंस हैं सारे वो हमें हमारे एजेंसीज में मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे NTRO, उसका कुछ काम NTRO करती है, उसका कुछ काम हमारे IB के लोग करते हैं, कुछ RNAW के अंदर है, कुछ NSA में है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास यूनिट्स नहीं है, लेकिन वो एक इंटीग्रेटेड यूनिट नहीं है। और उससे क्या होता है कि आप हमेशा एक इंटीग्रेटेड व्यू शायद नहीं बना पाते हो। दूसरा, मुझे जहां तक मुझे पता है, ये साइऑप्स के खिलाफ काम करने वाला काउंटर साइऑप्स यूनिट अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है। सो व्हाट यू मीन कि डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं, बट एक इंटीग्रेटेड नहीं है जहां से वो उसका पूरे फुली एनालिसिस कर सके। 100% जो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन आपके इंटेलिजेंस गैदरिंग फंक्शन में तो आ गया है, उसका हमें सुफल मिल रहा है। क्योंकि ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, इनकी जो रिंग्स हैं पकड़े जाते हैं। अभी 200 लोगों को पकड़ा था 10 दिन या 7 दिन पहले। तो ये सारी चीजें तो हो रही है, बट ये केवल ये तो नहीं है ना। हमारा एक्चुअली जो पूरा फोकस था वो पाकिस्तान जिहाद, जिहाद पाकिस्तान, जिहाद पाकिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, ये रहा। वी हैव टू बी अवेयर वेयर द बिगर थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम। हमारे सोसाइटी को तोड़ कौन रहा है, उसका मनोबल कौन खंडन कर रहा है, हमारे विश्वास को कौन तोड़ रहा है, ये यहाँ से। राइट।
काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर प्लेइंग विद योर माइंड गेम्स नाउ। अब ये यस, माइंड गेम्स चल रही माइंड गेम्स। हैं, माइंड गेम्स चल रही हैं। अब क्या बोलते हैं ना, मन के जीते जीत, मन के हार तो हार। जो आपके दिमाग में है वही, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसका एक पॉजिटिव दूसरा लाइन अगर मैं कहूँ तो रिफ्लेक्सिव अब कंट्रोल यही चाहते हैं वो, हम इसको होने नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, तो इसको काउंटर करने के लिए सबसे पहले सब एटलीस्ट बच्चों में, अपने बच्चों को तो फोन से दूर करिए। सबसे पहला तो काम यही करिएगा, क्योंकि वो दैट इज द बेसिक स्टार्टिंग नहीं फॉर नहीं, बच्चे तो हैं, बट मैं कह रहा हूँ हम खुद सबसे बड़े हम बेवकूफ हम हैं। हम जी पहले थैंक खुद तो जाने ना प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर बच्चों को सिर्फ हम वो करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्सिव जो आप बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव कंट्रोल का एक बहुत सबसे बड़ा एग्जांपल है सीजेपी, जो भी आपने कहा, जो अभी इन्होंने किया और जो वो कर रहे हैं। स्कूल ठीक करो क्या है, सिर्फ राजस्थान में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 80,000 स्कूल हैं, गांव देहात मिला के, और ये एक स्कूल अपनी मर्जी से चूज करते हैं। मतलब it's another example of psyops only. It's a proper launch. Thank you so much Dada for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमः शिवाय, जय हिंद।